नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 6 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 कि सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है आपको उस पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है हमारा, एक कोशिकीय जीव है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, मनुष्य, केचुआ, युगलिना, छिपकली। आपको इसमें से बताना है कि इसमें किसमें यह जो जीव है कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का मतलब यह होता है जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला है मनुष्य, तो मनुष्य हमारा एक कोशिकीय जीव नहीं है, यह हमारा बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए यह गलत हुआ। केचुआ भी हमारा एक कोशिकीय जीव नहीं है, यह बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, युगलिना, युगलिना ही हमारा सही उत्तर है। युगलिना जो है वह एक कोशिकीय जीव है। बाकी छिपकली बचती है, या छिपकली भी हमारी बहुकोशिकीय जीव होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? युगलिना। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? युगलिना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड यानी आप कह सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है वह किस में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास केचुआ में, या फिर जोंक में, या फिर तिलचट्टा में, या फिर मछली में। तो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी जैसे मनुष्य में पाई जाती है उस तरह से। ठीक है, तो क्या केचुआ में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप केचुआ पकड़ के उसको इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा करो तो वह सही सलामत रहता है। क्या किसी इंसान को उस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो वह सही सलामत रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो केचुआ में कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। उसी तरह से जोंक है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड नहीं पाई जाती है। मछली में या तिलचट्टा में, तिलचट्टा में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो मछली है यह उत्तर सही है। ठीक, तो मछली में मेरुदंड पाई जाती है। समझ में आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पौधे हैं। ठीक है, यानी ऐसा पौधा जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं। तो क्या आम है? नहीं, आम में बौर आती है, वो एक तरह से उसका पुष्प ही होता है। जामुन में भी उस तरह से बौर आती है, और केला में भी आता है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्न है इसमें पुष्प नहीं आते, यही हमारा क्या है? अपुष्पी पौधा है। तो क्या सही रहेगा इसका? फर्न सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर इसका घ है, मूल रोम किसमें पाया जाता है? आपको बताना है कि मूल रोम किसमें पाया जाता है। क्या यह तनों में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, या पुष्प में पाया जाता है? ठीक है, तो जो मूल रोम होते हैं ये पाए जाते हैं जड़ों में। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में। मूल रोम जड़ों में पाए जाते हैं। जो इस तरह से जड़ें निकली रहती हैं आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो रहता है यही आपका क्या रहता है? मूल रोम रहता है। ठीक, चलिए यह 4 प्रश्न थे पहले प्रश्न के। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके उनके सामने सही के लिए सही का तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इसका कि पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है या गलत है? तो देखिए, कोई भी जीव, सजीव भोजन के बिना तो जीवित रह नहीं सकता है। ठीक है, तो पौधे भी सजीवों के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहा है कि पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो जरूर होती है। पौधों को वृद्धि विकास करने के लिए, ठीक है, भोजन की आवश्यकता होती है। और ये अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो यह हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा कि हाँ, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है इसका, जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। तो आपको बताना है कि क्या जंतुओं में वृद्धि जो होती है वह जीवन पर्यंत होती है। क्या कोई इंसान 18, 20, 22, 25 साल का हो गया उसके बाद भी वह बढ़ता रहेगा? ऐसा तो नहीं होता है। एक निश्चित हाइट तक, एक निश्चित उम्र तक ही उसकी ऊंचाई बढ़ती है, यानी उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो
जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत नहीं होती है। हाँ, पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। आप देखोगे कोई पौधा है, जब तक वह सही सलामत है, थोड़ी बहुत भी पत्तियां हैं, भोजन उसका बन रहा है, तो कुछ नई पत्तियां निकलती रहती हैं, उसमें वृद्धि होता रहता है। तो जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होता है कि नहीं होता है, तो यह गलत है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। ठीक। अगला है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय यानी एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव है, तो यह हमारा क्या है, गलत है। अमीबा बहुकोशिकीय नहीं बल्कि एक कोशिकीय जीव है। और कौन कौन से जीव हैं एक कोशिकीय, तो अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, ऊपर पढ़े थे यूग्लिना। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यह सभी हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। अगर आपसे पूछ दे कि किसका आकार चप्पल की तरह होता है, तो पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह होता है। अच्छा, आपसे पूछ दे कि किसका, अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है। तो यहाँ पे प्रश्न में आते हैं अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, तो यह गलत है, अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म का मतलब अत्यंत छोटा। सूक्ष्म जीव जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, यह बिल्कुल सही है। यह हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसको देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस यानी सूक्ष्मदर्शी वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, यह सही है। अभी आपको हमने बताया था पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, पैर के चप्पल के समान। ठीक है। अगला प्रश्न है, रंध्र जो होते हैं गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है। जो रंध्र होते हैं वह गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक। और यह रंध्र पाए जहाँ कहाँ जाते हैं, पत्तियों के निचले हिस्से पर यह रंध्र पाए जाते हैं। यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। अगला प्रश्न है, गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, क्या यह सही है? तो गेहूं क्या एक से अधिक वर्ष में होता है, यानी 2-3 वर्ष लगते हैं गेहूं को होने में, या धान को 2-3 वर्ष लगते हैं होने में? नहीं, 3 से 4 महीने। ठीक है, इतने में यह कंप्लीट हो जाता है, पूरी फसल पक के तैयार हो जाती है। ठीक, तो यह बहुवर्षीय पौधे नहीं है, तो यह हमारा क्या रहेगा, गलत है। इसमें प्रश्न में कहा था कि गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, तो ऐसा नहीं है, यह एक वर्षीय पौधे हैं, इसलिए यह गलत है। अगला है, खरगोश अकशेरुकी है, यानी जो खरगोश होता है इसमें रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, यह सभी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो यह गलत है, उसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए हमारा यह क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, तो यह सही होना चाहिए था। ठीक है, कि सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, तब तो यह गलत रहता। अगर नहीं दिखाई देते हैं तब यह क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी चीज़ों को हम क्या खुली आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यह सही कहा था कि सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर यही रहता है कि सूक्ष्म जीव हमें नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, तब यह क्या रहता, गलत रहता। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको जो खाली जगह है उसमें भरना है। इसका पहला प्रश्न है, भोजन से हमें कार्य करने के लिए खाली स्थान मिलती है, तो आपको बताना है भोजन से कार्य करने के लिए हमें क्या मिलती है। तो भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ऊर्जा। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो पहले भरा जाएगा ऊर्जा। ख है इसका, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में खाली स्थान गैस बाहर निकालते हैं। तो सभी जंतु जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब श्वसन में हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सभी जंतु और पौधे भी, ठीक, तो सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो इसमें क्या भरा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2 होता है फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है,
कछुए का जीवन काल लगभग खाली स्थान होता है। तो कछुए का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 120 से 150 वर्ष होता है। ठीक है, कछुए का जीवन काल लगभग 120 से 150 वर्ष होता है। तो क्या भरा जाएगा? 120 से 150। अगला है लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति खाली स्थान होता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? तो इसमें भरा जाएगा संवेदनशील। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। इसी लाजवंती के पौधे को हम छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं। छुई मुई का मतलब क्या होता है कि आप उसको धीरे से टच करो, यानी धीरे से छुओ तो यह अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। ठीक है, जैसे लजा गई हो, शर्मा गई हो, इसीलिए इसका नाम लाजवंती हो जाता है। ठीक है, और पत्तियों को छुओगे आप तो वह सिकुड़ जाती हैं, जैसे मर गई, तो इसीलिए इसका नाम एक और है छुई मुई। ठीक है, तो छुई मुई या लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। स्पर्श यानी छूने के प्रति, अगर आप छुओगे तो इनको संवेदना महसूस होती है कि हमें किसी ने छुआ है, टच किया है। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा? संवेदनशील। तो लाजवंती को और क्या कहते हैं? छुई मुई। ठीक है, अगला है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ पहले किसे कहते हैं? तो शरीर के वे पदार्थ, शरीर के अंदर उपस्थित वे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, अधिक समय तक शरीर में रहें तो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को, तो ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे मल मूत्र, ठीक, पसीना, यह सभी तो यह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है पादप मिट्टी से खाली स्थान की सहायता से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो किसकी सहायता से करते हैं? मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, उसको सोखते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल और खनिज लवण को अवशोषित यानी सोखते हैं। तो यह हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। कहा है कि स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। ठीक, तो उत्तर देख लेते हैं मिलान करके कि किसका किससे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मेढक। तो मेढक एक उभयचर जंतु है, तो मेढक का मिलान किससे हो जाएगा? उभयचर से। ठीक है, उभयचर किसे कहते हैं? जो जल स्थल दोनों जगह रहते हैं उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में रहेगा उसे जलचर कहेंगे, जो जमीन पर रहेंगे उसे स्थलचर कहेंगे, और जो हवा में रहेंगे उसको नभचर कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो जल में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा, ठीक है, उसे उभयचर कहेंगे। जैसे मेढक हो गया, और 2-4 जंतुओं का नाम बताइएगा आप लोग कि जो उभयचर हैं। ठीक है, अगला है स्तंभकंद। तो स्तंभकंद किस में होता है? आलू में होता है। ठीक है, अंडयुज है। तो अंडा देने वाले जंतु को कहते हैं अंडयुज। जो जंतु अंडा देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडयुज कहते हैं। तो जरा बता दीजिएगा कि जो बच्चे देते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हमसे कहिएगा, बताएंगे। ठीक है, तो अंडयुज, अंडा देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? अंडयुज। अगला है सलजम। तो सलजम हमारे कुंभी रूप का है, कुंभ के आकार का होता है। ठीक है, घड़े के आकार का। तो सलजम जो होता है कुंभी रूप होता है। आगे है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना, चाहे वह अंडे देकर हो अपने समान या बच्चे देकर के हो, तो प्रजनन हो गया क्या? अंडे या बच्चे देना। ठीक है, अभी हमने बताया था उत्सर्जन क्या होता है। तो शरीर से हानिकारक पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मिलान किससे हो जाएगा? हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। आगे है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हमने आपको छुई मुई के पौधे या लाजवंती के पौधे से बताया था। स्पर्श के प्रति वह संवेदनशील होते हैं। हमारे भी बहुत से अंग संवेदनशील होते हैं। जैसे अगर कहीं पर आप जा रहे हो रास्ते पैड़े, ठीक है, और कोई बालक आपके पीछे चोरी छुपे से कोई पटाखा छोड़ दे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, आप तुरंत चौंक कर खड़े हो जाओगे। ठीक, छोटा मोटा बालक रहेगा तो आप दौड़ा भी लोगे उसको पीटने के लिए। ठीक है, तो संवेदनशीलता हो जाती है हमारे अंदर, धमाके को सुनकर हम चौंक जाते हैं। ठीक है, तो यह संवेदनशीलता का मिलान किससे हो जाएगा? धमाके को सुनकर चौंक जाना। आशा है समझ में आ गया होगा आपको।
प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आपको बताना है मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए कि इनमें कौन कौन सी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, मक्का में कौन सी जड़ पाई जाती है, प्याज में, सरसों में तथा बैगन में कौन सी जड़ पाई जाती है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम। तो मक्का में देखिए दो प्रकार की जड़ होती है, एक झकड़ा जड़ जिसको बोलते हैं जकड़ा जड़, और एक होती है मुसला जड़। ठीक है, तो जो मक्का होता है, मक्का उसमें पाई जाती है आपकी झकड़ा जड़। ठीक, प्याज में पाई जाती है मुसला जड़, सरसों में आपकी मुसला जड़ पाई जाती है, और बैगन में क्या पाई जाती है, मुसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, चलिए यह थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है हमको कि प्याज में मुसला जड़ पाई जाती है, हमें लगता है प्याज में भी आपका जकड़ा जड़ ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसको मुसला न करके इसको क्या कीजिएगा आप, जकड़ा जड़ ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मुसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह चित्र आप किताब से बना लीजिएगा देख करके। ठीक है, मुसला जड़ का नामांकित चित्र, नहीं तो हम किसी और वीडियो में इसको बना करके आप विधिवत आपको बता देंगे। ठीक है, जैसा होगा कमेंट में बताइएगा आप लोग कि क्या चाहिए इसका। ठीक है, या लाइक कर दीजिएगा तभी हम समझ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है आपका, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपको ऐसे 3 पौधों का नाम बताना है जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया, कवक और शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए यह हो गया। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। अभी हमने ऊपर आपको बताया था बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक हो। तो ऐसे पौधे हमारे कौन से पौधे कहलाते हैं, बहुवर्षीय पौधे। तो बहुत से ऐसे पौधों का नाम आप लोग खुद ही जानते होंगे कि ऐसे कितने पौधे हैं जो बहुत साल तक जीवित रहते हैं, 1 से अधिक साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप कोई भी याद कर लीजिएगा, हम 2 आपको बता दे रहे हैं। जैसे आम है, हर साल आम खाते हैं आप लोग, याद होगा बहुत सालों तक इसका पौधा जीवित रहता है। गुड़हल है इसी तरह से, और नीम आप दातुन करते हैं, प्रकृति का औषधि वृक्ष है यह भी बहुवर्षीय पौधा है। तो गुड़हल, आम, नीम हो गया। इसी तरह से आप कटहल, जामुन, अमरूद, जो भी अच्छा लगे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, साग, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखना है कि साग के अंतर्गत कौन सी आती है, झाड़ियों के अंतर्गत कौन से वृक्ष आते हैं, और वृक्षों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। साग के अंतर्गत आपका हो गया मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैगन, यह सभी साग के अंतर्गत आ गए। झाड़ी के अंतर्गत गुलाब हो गया, जंगली बेर हो गया, करौंदा हो गया, नीलकांटा हो गया, गुड़हल हो गया, यह सभी झाड़ी के अंतर्गत आ जाते हैं। वृक्ष के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, नीम हो गया, आम, बरगद, पीपल, चीड़। ठीक है, और भी बहुत वृक्ष लिख सकते हैं, कटहल, यह सभी तरह से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आपको बताना है शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखना है कि कौन से 5 जंतु शाकाहारी हैं, कौन से 5 जंतु मांसाहारी हैं, और कौन से 5 जंतु सर्वाहारी हैं। तो शाकाहारी किसे कहते हैं, वे जीव जंतु जो केवल साग सब्जी खाते हैं, प्राकृतिक चीज़ें। ठीक है, साग सब्जी यह सभी, तो वह शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं, वे जीव जो मांस मछली का सेवन करते हैं, मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। और सर्वाहारी क्या होता है, ऐसे जीव जो साग सब्जी भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, वह सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं के अंतर्गत आपका हो जाएगा खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा। ठीक है, यह शाकाहारी के अंतर्गत हो गए 5 जंतु। मांसाहारी जंतुओं के अंतर्गत हो गया आपका शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील, यह आपका हो गया मांसाहारी के अंतर्गत। और सर्वाहारी के अंतर्गत हो गया आपका मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गौरैया। ठीक है, मनुष्य भी मांस मछली साग सब्जी खाता है, सभी चीज़ें। बिल्ली है, रोटी भी खाती है, दूध भी पीती है, और चूहा भी खाती है। ठीक है, कुत्ता है, यह भी रोटी खाता है। ठीक है, और मांस मछली भी खाता है। कौवा भी उसी तरह से है, और गौरैया भी है। ठीक है, तो यह सभी प्रश्न उत्तर थे आपके, जितने भी इस प्रश्न के पाठ के थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। और अगर किसी भी विषय के किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आपका दिन